आज का हमारा टॉपिक है वाटर, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी प्रॉपर्टीज। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो उनमें आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अगर हम बात करें वाटर के बारे में, तो वाटर जिसको मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर अ लिविंग बीइंग टू सर्वाइव। विदाउट वाटर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम देखें, डेजर्ट लाइफ है। डेजर्ट में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, डेजर्ट में ऑर्गेनिज्म इसीलिए कम मौजूद हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो पानी जो है वो चाहिए होता है फॉर बीइंग सर्वाइव। इसी तरह अगर हम देखें फॉरेस्ट वगैरह में, ओशंस वगैरह में, तो वहाँ पे लाइफ की डाइवर्सिटी इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो एक्सेस में मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ वाटर की, 70% ऑफ अर्थ कंस्टिट्यूट्स वाटर। अर्थ का 70% जो है वो हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। एक नॉर्मल ह्यूमन में 65 to 89% जो है वो वाटर मौजूद होता है। अगर हम बात करें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसा कि ह्यूमन ब्रेन सेल्स की, तो ह्यूमन ब्रेन सेल में 80% वाटर मौजूद होता है, जबकि ह्यूमन बोन सेल में 20% वाटर मौजूद होता है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है या परसेंटेज जो है वो डिपेंड करती है इसकी नीड के ऊपर। वाटर जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्रेन सेल्स में हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो एट ए टाइम हो रहे होते हैं, इसलिए ब्रेन सेल्स में परसेंटेज ऑफ वाटर भी ज़्यादा है। 80% ऑफ द ब्रेन सेल्स पानी ही वहाँ पे मौजूद है, और बोन सेल्स में 20% वाटर मौजूद होता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वाटर की परसेंटेज भी डिफरेंट है। लाइक अगर हम बात करें, ओके, प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स के जो सीड शेल्स हैं, सीड्स हैं, उनमें भी 20% वाटर होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक इंडिविजुअल है, जेलीफिश। जेलीफिश जो कि खुद एक नाइडेरियन है, इसकी बॉडी में ज़्यादा पानी मौजूद है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बॉडी ऑफ द जेलीफिश कंस्टिट्यूट्स वाटर, इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी शो करती है। इसके बाद पानी जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए भी पानी चाहिए होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंट में इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लाइक अगर हम किसी भी चीज़ को पानी में हल करें और वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में डिजोल्व हो जाए, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी, दैट इज हाइड्रोलिसिस इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, बहुत से सब्सटेंस मिलते हैं और मोनोमर्स मिलते हैं और उससे एक पॉलीमर जनरेट होता है, और उसमें मतलब कंडेंसेशन होती है और इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है। जबकि हाइड्रोलिसिस में वाटर यूज होता है और एक जो पॉलीमर होता है वो अपने मोनोमर्स में चेंज होता है। तो एग्जैक्टली कंडेंसेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, और इसमें कौन इन्वॉल्व है? वाटर। उसके साथ ही वाटर जो है इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल कहते हैं ऐसे मटेरियल को जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज़ की सिंथेसिस के लिए। तो वाटर क्योंकि रिक्वायर्ड है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाई वाटर रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इसमें भी आपको नजर आएगा कि वाटर जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा वाटर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाटर, इसका फॉर्मूला है H2O। अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है, इनसाइड एटम्स आर हाइड्रोजन। Because oxygen is more electronegative, then it carries partial negative charge, and hydrogen are less electronegative, so they will carry
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे पार्शियलिटी डेवलप हुई है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट इज वाई ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे और जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सॉलिबिलिटी रूल। सॉलिबिलिटी रूल क्या है? सॉलिबिलिटी रूल है सॉलिबिलिटी रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब है कि अपनी तरह जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी तरह के सब्सटेंसेस में ही डिसॉल्व होंगे, अनलाइक सब्सटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते। लाइक अगर हमारे पास पोलर है तो वो डिसॉल्व होगा किसमें? पोलर में। पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। Yes, polar compounds cannot be dissolved into non-polar compounds. ये possible नहीं है according to solubility rule. Now let's discuss about water. Water जो है that is polar in nature. इसका मतलब ये है कि वो सारे compounds जो polar हैं वो water में easily dissolve होंगे और वो compounds जो non polar हैं वो water में dissolve नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम example discuss कर लेते हैं। We have hydrocarbons. As you know that hydrocarbons क्या हैं? Non polar in nature हैं और अगर पोलर हैं भी तो बहुत स्लाइटली पोलर हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स जो स्लाइटली पोलर हैं वो स्लाइटली डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में, लेकिन जो प्योरली नॉन पोलर हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे वाटर में। अगर हम बात करें अल्कोहल्स की तो अल्कोहल्स में लोअर अल्कोहल्स जो हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं और इस वजह से लोअर अल्कोहल्स पानी में हल हो जाते हैं। लोअर अल्कोहल्स डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स का बिहेवियर वाटर में इस तरह होता है कि जब भी आयनिक कंपाउंड को पानी में हल किया जाता है या उनको उसमें मिक्स किया जाता है तो आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन वाटर। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा हाइड्रेशन की वजह से होता है। लाइक वी हैव अ टब ऑफ वाटर, हम इसमें ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करेंगे तो इससे सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन में। और इस तरह जो वाटर के ऑपोजिट एंड्स होंगे वो इन आयंस को अट्रैक्ट कर लेंगे और इनको सराउंड कर लेंगे। जो OH का ऑक्सीजन है दैट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव पार्ट एंड द हाइड्रोजन विल अट्रैक्ट द नेगेटिव पार्ट। अगर हम बात करें नॉन आयनिक कंपाउंड्स, ऐसे नॉन आयनिक कंपाउंड्स दैट कैरी चार्जेस डिस्पर्स इन वाटर। अब यहाँ पे अगर हम डिस्पर्स की बात करें, डिस्पर्स का मतलब होता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स में चेंज हो जाना, कंस्टिट्यूएंट्स में कन्वर्जन। लाइक अगर हमारे पास डेस्परीन की एक टैबलेट है, अगर हम उसको पानी में हल करते हैं तो वो पानी में जाके डिस्पर्स होने लग जाएगी, उसके कंस्टिट्यूएंट्स हमें नजर आएंगे। जबकि अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करते हैं तो हम सोडियम क्लोराइड को वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जबकि अगर हम किसी टैबलेट को जैसा कि हमारे पास ये डेस्परीन टैबलेट है, अगर हम उसको पानी में हल करते हैं तो हमें उसके छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स नजर आएंगे। वो पानी में हल नहीं होंगे लेकिन डिस्पर्स हो जाएंगे। वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजह से तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, डोंट डिजॉल्व इन वाटर। और ये वाली प्रॉपर्टी बहुत से स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है, जैसा कि हमारे पास लिपिड है। लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर और इस प्रॉपर्टी की वजह से लिपिड सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। Now we will discuss about the second property of water, that is heat capacity. Heat capacity
is the amount of heat required to raise the temperature of a substance to 1 degree Celsius or to 1 Kelvin. इसका मतलब ये है कि हीट कैपेसिटी वो हीट है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए यूज होता है। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज इन केल्विन स्केल इन सेल्सियस स्केल सेम होता है, इसलिए हम किसी भी टेम्परेचर स्केल पे इसको मेजर कर सकते हैं। उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर हम इसको मोर स्पेसिफिकली करें, वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इससे मुराद है the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 degrees Celsius to 16 degrees Celsius. It's called specific heat capacity of water. इसका मतलब यह है कि अगर हम पानी का 1 ग्राम लेते हैं और उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, सपोज वी हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर और इस वक्त इसका टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब वो हीट जो इसके 1 ग्राम की टेम्परेचर जो कि पहले 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज कर दे 16 डिग्री सेल्सियस में, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और इन केस ऑफ वाटर ये हीट होती है 1 कैलोरी और दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। इसका मतलब ये है कि 4.18 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब वाटर जो है वो बहुत स्टेबल कंपाउंड है। हाई वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर रेंडर्स इट अ स्टेबल कंपाउंड। दैट इज वाई वाटर को टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी कहा जाता है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मिसाल के तौर पे अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो वाली हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर का चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है और यही प्रॉपर्टी हमें एक्सटर्नल हार्श टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करती है।